4 रियासत और 1 मरकज के ज़ेर इंतज़ाम रियासत में असेंबली इंतखाबात के लिए तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में एक साथ सभी सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। आसाम में भी आखिरी मरहले में 40 और मगरबी बंगाल के तीसरे मरहले में 31 सीटों पर रायदही जारी। कोविड के सबब किए गए हैं खास इंतजामात। मुल्क में कोरोना के बढ़ते मामलात के मद्देनजर मरकज ने 5 आला सतही टीमों को महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब के लिए किया है रवाना। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासरा 11 रियासतों के साथ आज करेंगे मीटिंग। कोविड को लेकर आज से ही शुरू हो रही है शऊर बेदारी मुहिम। मास्क और हिफ्ज़ान सेहत के बारे में लोगों को कराया जाएगा वाकिफ। कोविड के हालात पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को करेंगे सभी वज़राए आला के साथ मीटिंग। आसाम, बिहार और मगरबी बंगाल में कल रात महसूस किए गए ज़िलज़ले के झटके। सिक्किम नेपाल सरहद के नज़दीक था ज़िलज़ले का मरकज़। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुतासरा रियासतों के वज़राए आला से बात करके ज़िलज़ले से होने वाले नुकसानात का लिया जायजा। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत चलाई गई दांडी यात्रा का 25वां दिन आज होगा खत्म। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू इख्तितामी प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। भारत दौरे पर आए रूस के वजीर खारजा सर्गेई लावरोफ भारत रूस के सालाना इजलास की तैयारियों के लिए वजीर खारजा एस जयशंकर के साथ आज करेंगे मीटिंग। दुनिया भर में कोरोना के मामले हुए 13 करोड़ 23 लाख के पार। 28 लाख से ज्यादा लोगों की हुई मौत। फ्रांस ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बढ़ाई पाबंदियां। ग्रीस, पुर्तगाल ने दी पाबंदियों में ढील। नासा के इंजेन्यूटी के सुर्ख सैयारे ने मरीख पर कामयाबी के साथ गुजारी अपनी पहली सर्द रात। नासा के लिए मानी जा रही है ये एक बड़ी कामयाबी। सतह पर 90 डिग्री सी दर्जा हरारत के साथ बेहद सर्द होती है मरीख की रात। ओलंपिक खेलों की शुरुआत की आज है 125वीं सालगिरह यानी आज ही के दिन। एथेंस में साल 1898 में ओलंपिक खेलों की हुई थी शुरुआत। 10 दिनों तक चले इन खेलों में 14 मुल्कों के 241 एथलीट्स ने लिया था हिस्सा। आदाब नाजरीन, सुबह 9 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सादिया अलीम। नजर डालेंगे खबरों की तफसीलात पर। 4 रियासतों और मरकज के इंतजाम इलाकों के असेंबली इंतखाबात के तहत आज तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में एक साथ सभी सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई है। तमिलनाडु में 37 अजला की कुल 234 असेंबली नशिस्तों के लिए एक ही मरहले में आज पोलिंग होगी। रियासत की 234 असेंबली नशिस्तों में से 188 जनरल सीटें हैं जबकि 46 महफूज सीटें हैं। रियासत में इस बार हो रहे असेंबली इंतखाबात में मुख्तलिफ जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत कुल 3998 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से 411 खवातीन उम्मीदवार हैं जबकि थर्ड जेंडर के 2 उम्मीदवार भी हैं। चेन्नई में बॉलीवुड के मशहूर फिल्म अदाकार रजनीकांत ने भी अपना वोट डाला। डीएमके के पार्टी सदर एमके स्टालिन ने भी अपना वोट डाला। जनूबी हिंद के मुमताज फिल्म अदाकार कमल हसन ने भी अपना वोट डाला। केरल में रियासत के 14 अजला की सभी 140 नशिस्तों पर आज पोलिंग हो रही है। रियासत में कुल वोटरों की तादाद 2 करोड़ 76 लाख से ज्यादा है। कुल 957 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। आज़ादाना और मुनसिफाना पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोविड के पेश नज़र इंतजामिया ने वोटरों और पोलिंग के अमले के लिए खास गाइडलाइंस भी जारी की हैं ताकि इन्फेक्शन से पाक इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। पुडुचेरी में भी असेंबली इंतखाबात के लिए 30 सीटों पर 324 उम्मीदवार मैदान में हैं। रियासत में कुल वोटर 10,04,197 हैं, जिनमें खवातीन वोटर 5,31,431 हैं। वोटरों के लिए कुल 1,551 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। मगरबी बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ तीसरे मरहले में 3 अजला जनूबी 24 परगना, हावड़ा और हुगली की 31 नशिस्तों पर पोलिंग हो रही है। पुरअमन इंतखाबात के लिए सभी इंतजामात पुख्ता कर दिए गए हैं।
उधर असम में भी तीसरे मरहले में 40 असेंबली नशिस्तों पर आज पोलिंग शुरू हो गई है। रियासत में यह आखिरी मरहले की पोलिंग है और इस तरह रियासत में इंतखाबी अमल मुकम्मल हो जाएगा। और केरल के कन्याकुमारी में हो रही पोलिंग की जानकारी के लिए आइए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अभिषेक झा से। जी अभिषेक, पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है, वोटर कितनी तादाद में आ रहे हैं और किस तरह का माहौल देखा जा रहा है, कितना जोश है इस बार के इलेक्शन की अगर हम बात करें तो? साथिया, मैं अभी इस वक्त हूँ कन्याकुमारी में, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तादाद में सुबह से लोग आ रहे हैं वोटिंग करने के लिए। यहाँ पर हम इससे पहले एक बूथ पर गए, एक स्कूल पर गए थे जिसे वोटिंग सेंटर पर बनाया गया था, जहाँ पर 4 बूथ थे। यहाँ पर भी 4 बूथ हैं और जो जिस तरीके से आप मेरे पीछे देख रहे हैं या फिर मेरे साइड में आप देखेंगे, लगातार जो लंबी लंबी कतारें हैं वोटरों की, वो यहाँ पर हैं। और ये सुबह से ही लंबी लंबी कतारें, अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो अगर थोड़ा सा वोटर्स को दिखा पाए तो आप देखिए कि बहुत ज्यादा लोग यहाँ सुबह में आ जाते हैं, क्योंकि कन्याकुमारी एक ऐसा इलाका जो कि दिन में बहुत ज्यादा गर्म और उमस हो जाती है यहाँ पर। और लोगों का ये लोग प्रेफर करते हैं कि वो सुबह के वक्त जल्दी आकर अपना वोट दे दें और लोकतंत्र के इस फेस्टिवल में अपनी हिस्सेदारी भी दे दें। बाकी यहाँ पर अगर आप चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियों की बात करें तो हैंड मास्क, जो हैंड ग्लव्स जो है वो प्लास्टिक के सबको दिए जा रहे हैं। वोटिंग करने से पहले फेस मास्क भी लोगों को मुहैया कराया जा रहा है। इसके अलावा जो सैनिटाइजर्स है, कोई भी व्यक्ति जब बूथ में एंट्री कर रहा है उसके बाद ही, सैनिटाइजेशन के बाद ही उसे एंट्री मिल रही है। सुरक्षा के भी ठीक ठाक इंतजाम है। तमिलनाडु तो यूं कहें कि आमतौर पर शांतिपूर्ण यहाँ पर मतदान होता है, इसीलिए सुरक्षा बलों को बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है लोगों को काबू में करने के लिए, किसी भी वायलेंट घटना के लिए। फिलहाल अलर्टनेस एक जरूर है कि किसी भी प्रकार की कोई गलत प्रैक्टिस ना हो, कोई एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट किसी को इन्फ्लुएंस ना कर ले या किसी भी प्रकार का इलीगल पैसे का, लीकर का, इस तरीके का लेन देन ना हो मतदाताओं को लुभाने के लिए। तो ये सब तैयारियां चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से कर रखी हैं एक शांतिपूर्ण और स्वच्छ और पारदर्शी मतदान के लिए। जी अभिषेक, केरल की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ के जो आवाम है उनको ख़ास तौर से काफ़ी अवेयर या शऊरी तौर पर बेदार समझा जाता है, तो ऐसे में कौन कौन से ऐसे मौज़ूआत या मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार इलेक्शन के अंदर पोलिंग होने की उम्मीद है, या आवाम जो आ रहे हैं इलेक्शन बूथ में, कौन कौन से ऐसे मुद्दे उनके जहन पर हावी हैं? देखिए, केरल का चुनाव की बात करें तो केरल में एक तरीके से ऑल्टरनेट सरकार ही रही है एलडीएफ और यूडीएफ के बीच, और इस बार भाजपा ने वहां पर बहुत ज्यादा दम ठोका है कि वो यहां से एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स करने की बात कर रही है, ऑल्टरनेट गवर्नेंस देने की बात कर रही है। श्रीधरन को वहां से चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट बनाया गया ताकि एक मैसेज जाए कि वो डेवलपमेंट का एजेंडा भाजपा यहाँ पर चलाना चाहती है। लेकिन क्या लोग जो कि वहां पर एक बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकली डिवाइडेड है दो फ्रंट के बीच में, वो एक तीसरे ऑल्टरनेट के रूप में भी लोगों को, नई पॉलिटिकल पार्टी को जगह देंगे, ये हमें देखना होगा। फिलहाल जो एग्रेसिव कैंपेनिंग रही है केरल में वो बहुत ज्यादा रही है, चाहे सभी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, कम्युनिस्ट पार्टीज की बात करें, तो सभी सीनियर लीडर केरल में है, क्योंकि केरल भी एक लेफ्ट का बहुत बड़ा बैस्टियन है, गढ़ रहा है इतने सालों तक। और भारत में कहें तो सिर्फ केरल ही है जहां पर सरकार में अभी वामपंथ को आने की एक संभावना वहां पर बची हुई है। तो इसलिए भी बहुत सारे, आप कहें तो आइडियोलॉजी के लिहाज से, नए पॉलिटिकल वेव के लिहाज से केरल का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है कि लोग किस तरफ हवा का रुख होगा वहां पर और लोग किसको चुनेंगे आने वाले दिनों में। जी अभिषेक, जैसे आपने कहा कि किस तरह का हवा का रुख होगा और काफ़ी एग्रेसिव इस बार कैंपेनिंग की गई है, बीजेपी ने भी पूरी अपनी ताकत यहाँ पे झोंक दी है। और अगर देखा जाए तो पिछले बार की जो इंतखाबात हैं उस बार से ये इंतखाबात अलग होने जा रहे हैं, काफ़ी कुछ बदला है इस बीच में। तो ऐसे में अगर आपने कुछ लोगों से अगर बात की है तो उन लोगों की क्या विचारधारा, क्या किस तरह के ख्यालात उनके दिल में हैं, और बीजेपी अब यहाँ पर एक तरह से अपना सिक्का जमाने की पूरी कोशिश कर रही है, तो कितना असर देखा जा रहा है इस बार यहाँ पर, कितने चांसेस है कि यहाँ पर एक नई सोच उभर कर आएगी? देखिए, ये जो पूरा इलाका है, आप कन्याकुमारी की बात करें, जी आप जो पूरा इलाका है कन्याकुमारी की बात करें, केरल की बात करें, तो बहुत लंबी कोस्ट लाइन है यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है कोस्ट का डेवलपमेंट, कोस्ट का
कोस्ट के डेवलपमेंट से जुड़े हुए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को निकालना, ये एक बहुत बड़ी जरूरत है यहाँ के लोगों की, जिसको कि अलग अलग लीडर्स ने अलग अलग सालों में प्रॉमिस किया है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ डिलीवर नहीं कर पाए हैं। फिशरमैन का इशू यहाँ पर एक बहुत बड़ा है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है वो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए बहुत ज्यादा जो सी फूड है उसका एक्सपोर्ट करता है। तो इससे जुड़े हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे जुड़े हुए जो लॉजिस्टिकल फैसिलिटीज हैं, उनको कैसे आप ज्यादा से ज्यादा फिशरमैन कम्युनिटी के लिए मुहैया करवा सकते हैं। इसके अलावा जो फिशरमैन जब समुद्र में जाता है तो बहुत ज्यादा उनकी लाइफ अनइंश्योर्ड होती है और बहुत ज्यादा कहे तो वो रैंडम होती है, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशंस होती है उनके पास। ऐसे में किसी नुकसान को किस प्रकार से आप उन्हें अश्योर कर सकते हैं कि अगर आपका नुकसान हो जाए समुद्र में तो सरकार आपके साथ है। तो ये सब मसले हैं जो कि फिशरमैन कम्युनिटी यहाँ के नेताओं से जिनका जवाब चाहती थी। इसके अलावा प्लांटेशन की बात करें तो उसको किस तरह से आप और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जो कि इन दोनों राज्यों में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टूरिज्म मिनिस्टर्स भी हैं, लेकिन अभी कोरोना की वजह से भी एक तो बहुत ज्यादा इस सेक्टर को नुकसान हुआ है। तो उस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के जिनका रोजगार चला गया और जिनके रोजगार पर आने वाले दिनों में भी बहुत ज्यादा आप कहें तो इनकरेजिंग साइंस नहीं है, उनके लिए क्या कुछ ऑल्टरनेटिव्स है सरकार के पास या जो अपकमिंग लीडर्स हैं उनके पास। ये सब यहाँ पर प्रमुख मुद्दे रहे हैं कि जब भी पॉलिटिकल पार्टीज ने यहाँ पर कैंपेनिंग की है। जी अभिषेक, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि अभिषेक ने हमें बताया कि काफ़ी एग्रेसिव कैंपेनिंग रही है इस बार, और अब आवाम अगली बार के कौन हुकूमत बनाएगा यहाँ पे इसका रुख तय करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और अमवात के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने 3 रियासतों में 50 साला सतही सेहत टीमों को रवाना कर दिया है। ये टीमें महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ भेजी गई हैं, जहाँ कोरोना वायरस की दूसरी लहर के सबब हालात बेकाबू हो गए हैं। महाराष्ट्र के लिए 30, छत्तीसगढ़ के लिए 11 और पंजाब के लिए 9 टीमों को रवाना किया गया है। हर टीम में एक मुतअद्दी बीमारी का माहिर और अवामी सेहत के माहिर मौजूद हैं। ये टीम कोरोना के खिलाफ की गई तैयारियों का जायजा लेगी। इसमें जांच, सर्वाइलेंस और कंटेनमेंट जोन के इंतजाम का जायजा शामिल है। इसके अलावा रियासत में कोरोना से मुताल्लिक कवानीन की पाबंदी और अस्पताल में मौजूद इंतजाम पर यह टीम निगाह रखेगी। कोरोना की रोकथाम के लिए हुकूमत की जानिब से हर सतह पर कोशिश की जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को सभी वज़राए आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करेंगे। आवाम को बेदार करने के लिए आज से अवामी तहरीक शुरू की जा रही है। कोरोना की सूरत हाल पर बातचीत के लिए मरकजी वज़ीर सेहत भी आज शाम 11 रियासतों के वज़राए सेहत के साथ मीटिंग करेंगे। ये वही 11 रियासतें हैं जहां कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले हैं। कोविड कंट्रोल के लिए अवामी शिराकतदारी और अवामी तहरीक को आज से शुरू किया जा रहा है, जो 14 अप्रैल तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान मास्क के 100% इस्तेमाल, इनफरादी सफाई और अवामी मकामात पर साफ सुथराई के ताल्लुक से बेदार किया जाएगा। और अब वजारत सेहत में रियल टाइम पर बीमारियों के फैलने की इत्तला मिलेगी। वजारत सेहत ने एक ऐसा IT प्लेटफॉर्म तैयार किया है जिसके जरिए दूर दराज इलाकों में बैठी आशा कारकुन ANM ओवरलैप में बैठे टेक्नीशियन भी बीमारी के फैलने की इत्तला दे सकेंगे। इससे न सिर्फ बीमारियों की जांच, उसके इलाज और जल्द से जल्द रोकने के इक़दाम किए जा सकेंगे। पहले ये इत्तला 18 बीमारियों की मिलती थी, अब 33 बीमारियों की इत्तला इस प्लेटफॉर्म के जरिए मिला करेगी। ये मरकजी हुकूमत के डिजिटल इंडिया की सिमत में एक अहम कदम माना जा रहा है। वो सबमिट करेंगे, उसका विभिन्न स्तरों पर एनालिसिस होते हुए और भारत सरकार और सारे देश के अंदर ये इंफॉर्मेशंस रियल टाइम में अवेलेबल होंगी। और आज बीजेपी का 41वां यौम तासीस है। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी का क़याम अमल में आया था। वज़ीर आज़म मोदी बीजेपी के 41वें यौम तासीस पर आज पार्टी कारकुनों से खिताब करेंगे। बीजेपी कारकुनों से वज़ीर आज़म का यह खिताब वर्चुअल होगा, जिसे पार्टी के मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म और इंटरनेट मीडिया पेज पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। इसके अलावा पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा भी मुल्क भर के पार्टी कारकुनों से खिताब करेंगे। बिहार, मगरबी बंगाल और असम समेत मुल्क की कई रियासतों में कल रात ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। हालांकि अभी तक किसी तरह के जानो माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। ज़लज़ले का मरकज़ सिक्किम नेपाल सरहद पर था। रिख्तर पैमाने पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 नापी गई है। ज़लज़ला रात के 8:49 पर आया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने असम, बिहार और सिक्किम के वज़राए आला के साथ टेलीफोन पर बात की और हालात का जायज़ा लिया। महात्मा गांधी की डांडी यात्रा की याद में
25 रोज तक जारी यात्रा आज खत्म हो जाएगी। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू डांडी यात्रा की इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू डांडी में प्रार्थना मंदिर में जाकर बापू को खराज अकीदत पेश करेंगे और डांडी यात्रियों से बातचीत भी करेंगे। नायब सदर जमहूरिया सैफी विला जाएंगे। वो नमक सत्याग्रह यादगार का भी दौरा करेंगे। भारत की आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से डांडी मार्च को रवाना किया था। और रूस की वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव आज से भारत के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। भारत की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि उनका दौरा हमारे 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात के अहम पहलुओं पर बहस करने और आइंदा भारत रूस सालाना चोटी इजलास की तैयारियों का जायज़ा लेने के लिए एक ख़ास मौका होगा। इस दौरान बाहिमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर भी चर्चा हो सकती है। रूसी वज़ीर ख़ारजा अपने दौरे के दौरान वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर के साथ बातचीत करेंगे। अगली खबर महाराष्ट्र से। गुज़िश्ता कई दिनों से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल पैदा करने वाले मुंबई के साबिक़ पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के लेटर बम की जद में आखिरकार रियासत के वज़ीर आला अनिल देशमुख आ ही गए हैं। 100 करोड़ की वसूली के इल्ज़ाम पर हाईकोर्ट के CBI से जांच कराने के हुक्म के बाद महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आला उद्धव ठाकरे को सौंप दिया है। रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली वाक़े के बाद रियासत के दौरे पर पहुंचे मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने शहीदों को उनकी बेमिसाल शुजाअत, बहादुरी और कुर्बानी के लिए उन्हें सलाम किया। वज़ीर दाखिला ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि इन जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी और ये लड़ाई अंजाम तक पहुंचेगी। इस दरमियान छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने ऐलान किया है कि तसादुम में शहीद हुए जवानों के अहल खाना को तकरीबन 80 लाख रुपये की इमदाद दी जाएगी। शहीद जवानों के कुंबों को दिलासा देते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि जवानों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि जवानों ने दिलेरी का मुजाहरा करते हुए नक्सलियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कीमती फार्मूला मुश्तरक करने के लिए बुध की शाम 7 बजे तलबा, असातिज़ा और सरपरस्तों के साथ बातचीत करेंगे। परीक्षा पे चर्चा के जरिए वज़ीर आज़म मोदी तलबा को इम्तहानात से मुतालिक कशीदगी दूर करने के फार्मूले देते हैं। दरअसल वज़ीर आज़म मोदी का परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम का मकसद ही है कि तलबा कैसे बोर्ड इम्तहानात की कशीदगी को कम करें और किस तरह से आराम से इम्तहान दें। वज़ीर आज़म ने ट्वीट करके बताया कि नया फॉर्मेट मौज़ूआत की एक तफसीली सीरीज़ पर कई दिलचस्प सवाल और हमारे बहादुर एग्ज़ाम वॉरियर्स, सरपरस्तों और असातिज़ा के साथ एक यादगार मुज़ाकरा। वज़ीर आज़म मोदी ने इसके साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया है। नमस्कार दोस्तों। अब जानते हैं हम पिछले 1 साल से कोरोना के बीच जी रहे हैं और उसके कारण आप लोगों से मिलने का मोह इस बार छोड़ना पड़ रहा है और मुझे भी एक नए फॉर्मेट में आपके बीच आना पड़ रहा है। इस परीक्षा पे चर्चा का पहला वर्चुअल एडिशन। मोदी जी करेंगे परीक्षा को अवसर में परिवर्तित। समस्या तब होती है जब हम एग्जाम को ही जैसे जीवन के सपनों का अंत मान लेते हैं। दरअसल एग्जाम जीवन को घड़ने का एक अवसर है। मोदी जी करेंगे बच्चों से दोस्त बनकर बात। ये राय मैं पीएम के रूप में नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक दोस्त के रूप में बताता हूं। और पूछेंगे पेरेंट्स और टीचर्स का भी हालचाल। तो आपकी सोच, मेरी सोच, आपके इरादे, मेरे इरादे, हम साथ साथ ही हैं। मोदी जी दिलाएंगे तनाव से मुक्ति। मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, वो तनाव कभी कभी बोझ बन जाता है। मोदी जी जगाएंगे बच्चों में नई शक्ति। देखिए दोस्तों, खाली समय इसको खाली मत समझिए, ये खजाना है, खजाना। पार होंगी बाधाएं, खोजेंगे नई दिशाएं। अच्छी किताब, अच्छी मूवीज, अच्छी कहानियां, अच्छी कविताएं, अच्छे मुहावरे या अच्छे अनुभव, ये सब एक प्रकार से ट्रेनिंग के ही टूल्स हैं। आइए करते हैं नए ढंग से परीक्षा पे चर्चा वर्चुअली। ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं है।
आइए करते हैं परीक्षा पे चर्चा। 7 अप्रैल 2021 बुधवार शाम 7 बजे टीवी चैनल्स और डिजिटल मीडिया पर कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध। अगली खबर, गैंगस्टर से लीडर बने मुख्तार अंसारी को हिरासत में लेने के लिए यूपी पुलिस की टीम आज आला सुबह पुलिस लाइंस पंजाब के रूपनगर पहुंची। अब यूपी पुलिस यहां की जेल में बंद मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लेकर जाएगी। बांदा जेल तक लाने में पंजाब पुलिस के कमांडो यूपी पुलिस की मदद करेंगे। गुज़िश्ता 26 मार्च को ही सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि बीएसपी रुकन असेंबली मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की जेल में शिफ्ट किया जाए, जिससे उसके खिलाफ चल रहे केसों में ट्रायल पूरा किया जा सके। नात और मुनक़बत की शायरी में आलमी शोहरत रखने वाले रज़ा सिलसिवी गुज़िश्ता रात इंतकाल कर गए। वो 78 बरस के थे और काफ़ी दिनों से बीमार थे। उनकी आखिरी रस्मात उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल में वाक़ उनके आबाई कस्बे सिरसी में आज अदा की जाएंगी। रज़ा सिलसिवी ने अपनी नातों और मुनक़बती अशार की वजह से खूब पहचान बनाई। उन्होंने समाजी मौज़ूआत पर भी बड़ी उम्दा शायरी की। माँ पर उनकी एक तवील नज़्म से उनको बहुत शोहरत मिली। उनके कई शेरी मजमूए शाये हुए हैं और कई एजाज़ात से भी उन्हें नवाजा गया। उनके इंतकाल से उनके चाहने वालों में शोक का माहौल है। आलमी खबरों में, पुर्तगाल में कोरोना के सबब तवील वक्त तक नाफिज लॉकडाउन के ज़वाबित में नरमी की जा रही है। लोगों को फिर से मामूल की सरगर्मियों को खुशउस्लूबी से शुरू करने की इजाज़त मिल गई है। इनमें हेयर सैलून, बुक शॉप और स्कूल फिर से खुल गए हैं। साथ ही हुकूमत ने कल से कैफ़े, रेस्टोरेंट और जिम को भी फिर से खोलने की इजाज़त दे दी है। पुर्तगाल ने जनवरी में सख्त लॉकडाउन नाफिज किया था ताकि कोरोना केसेस पर लगाम लगाई जा सके। मिशन मरीख के तहत नासा ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। मरीख की सतह पर अमरीकी खलाई एजेंसी नासा के इंजीनियरिटी हेलीकॉप्टर लैंड करने के बाद मरीख पर पहली सर्द रात कामयाबी के साथ गुजर गई है। साथ ही ये दूसरे सीआरचे की सतह पर उतरने वाला पहला रोटरक्राफ्ट बन गया है। नासा ने बताया कि इंजीनियरिटी मरीख हेलीकॉप्टर ने लाल सीआरचे मंगल पर अपनी पहली सर्द रात गुजार ली है, जो नासा के लिए बड़ी कामयाबी है। मरीख सीआरचे की रात बेहद सर्द तरीन होती है। और मॉडर्न ओलंपिक खेलों की आगाज़ को 125 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज ही के दिन 1896 में मॉडर्न ओलंपिक खेलों की एथेंस में शुरुआत हुई थी। 10 दिनों तक चले इन खेलों में 14 ममालिक के 241 एथलीट्स ने 43 खेलों में हिस्सा लिया था। और नाज़रीन, अब पेश है आज के उर्दू अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा। और आज उर्दू अखबारात के जायज़े में जो सबसे पहली खबर है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से। यह असेंबली इंतखाबात से मुतालिक है। 5 रियासतों में पोलिंग आज। मगरबी बंगाल और असम में तीसरे मरहले की पोलिंग जारी है और केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की तमाम सीटों पर इलेक्शन हो रहा है। इस बीच कोरोना वबा की सूरत हाल में सिक्योरिटी के अलावा एहतियात के कई अहम गाइडलाइंस जारी की गई हैं ताकि कामयाब, पुरअमन और साथ ही साथ हिफाजती नुक्ता नज़र से इलेक्शन को यकीनी बनाया जा सके। अगली खबर भी जो है वो है रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से और यह है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के वज़ीर आला अनिल देशमुख ने इस्तीफ़ा दे दिया है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने देशमुख के खिलाफ सीबीआई जांच का हुक्म दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश किया है उद्धव ठाकरे सरकार को। इसके बाद जो खबर ली है वो है डीआरडीओ से मुतालिक। डीआरडीओ ने एक एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार की है और बहरी जहाज़ों को हिफाजत देने के नुक्ता नज़र से ये टेक्नोलॉजी तैयार की गई है। इसके 3 वर्जन तैयार किए गए हैं और ये पूरी तरह से जदीद देसी टेक्नोलॉजी के तहत इसको डीआरडीओ ने तैयार किया है। मुल्क में ही इसको तैयार किया गया है और आत्मनिर्भर भारत की सिमत में एक नया कदम डीआरडीओ ने जो एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी तैयार की है, इससे बहरी जहाज़ों को हिफाजत मिलेगी मिसाइल से अपनी हिफाजत करने के लिए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ से जो है इनकलाब से और यह है शेयर बाज़ार में गिरावट। सेंसेक्स 1500 पॉइंट नीचे गिर गया है। कोरोना वबा की सूरत हाल और इसमें इजाफा और साथ ही साथ नए गाइडलाइंस के तहत कई जगह पर कर्फ्यू के पेश नज़र सेंसेक्स और शेयर बाज़ार में गिरावट देखी जा रही है। अगली खबर इनकलाब से और ये कोरोना के बढ़ते मामलात के पेश नज़र मुल्क में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड मामले पहली बार 1 लाख से ज़्यादा बढ़ गए हैं और हाई अलर्ट पर हैं। हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत और मरकज़ और कई रियासतें भी
एहतियाती तदाबीर कर रही हैं, लोगों को बार बार बेदार कर रही हैं और बेदारी मुहिम चलाई जा रही है कि आप दवाई की तरफ तो ध्यान दें ही साथ कड़ाई की तरफ भी ध्यान दें। मास्क ज़रूरी है, इसको ज़रूर पहनें, अपनी सफाई का ध्यान रखें, फासला लोगों से बरकरार रखें। इसके बाद जो अगली खबर हमने ली है वो है हिंदुस्तान एक्सप्रेस से और ये है नक्सलियों के खिलाफ जंग में हमारी जीत तय। और ये बयान दिया है वज़ीर दाखिला अमित शाह ने। माओ नवाज़ों के हमले में शहीद फौजियों को उन्होंने खिराज अक़ीदत पेश किया है। तो नाज़रीन, ये थी आज के उर्दू अखबारात की खबरें और अब पेश है मौसम पर एक नज़र। इसी के साथ ही अब वक्त हो गया आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले एक ज़रूरी पैगाम। टीकाकारी मुहिम तेज़ी के साथ जारी है, इसलिए 45 साल से ऊपर के लोग जो हैं वो ज़रूर वैक्सीन लगवाएं। ये पूरी तरह से महफूज है। साथ ही साथ मास्क का इस्तेमाल करें, समाजी फासला जो है बरकरार रखें, हाथों को बार बार धोएं। कोरोना से इस जंग में हम सब एक दूसरे का साथ निभाएं और हिफाजत को यकीनी बनाएं। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।